नमस्कार। आइए आज हम ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान को पढ़ते हैं। समुद्र विज्ञान फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, इसमें हम समुद्र के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके आंतरिक स्थलाकृतियों के और समुद्र से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसकी फिजिकल अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी मामले में ओशनोमॉर्फोलॉजी एंड बॉटम रिलीफ, मतलब कह सकते हैं कि जो समुद्र की जो आकारिकी है और उसका जो बॉटम रिलीफ मतलब जो नीतली उच्चावच है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो इस चीज़ को हम जानते हैं कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें ऐसे समझिए जो सी लेवल होता है, सतह होता है, उसके ऊपर वाले तल को, जो ऊपर वाले सी का जितना ऊपर वाला तल होता है उसे सी लेवल कहते हैं, सी सरफेस कहते हैं। और जब बॉटम मतलब एकदम जो सी के अंदर जब गहराई में आएंगे तो इसे समुद्री नितल कहेंगे या सी बॉटम कहेंगे। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई और गहराई को कैसे मापा जाता है इसके बारे में समझते हैं। तो स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को हिस्पोमेट्रिक कर्व या कह सकते हैं हिस्पोग्राफिक कर्व उच्चामेत्रिक वक्र द्वारा नापा जाता है। इस मापन से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस मापन से हमें एरिया मिलता है, हाइट मिलती है उसकी और परसेंटेज शो करता है। ठीक है, हिस्पोमेट्रिक कर्व। एक चीज़ ये भी जानते रहिए, एक होता है बेथीमेट्रिक कर्व। बेथीमेट्रिक कर्व क्या होता है? जो सी लेवल मैंने बताया था उसके अंदर का जब हम गहराई मापते हैं बेथीमेट्रिक विधि से, हम ओशियन बेसिन के गहराई बेथी मतलब गहराई, ठीक है, का मापन होता है, उसे बेथीमेट्रिक कहते हैं। और वहीं हिस्पोमेट्रिक जो मैंने अभी बताया वो जो है सी लेवल के ऊपर की धरातली की ऊंचाई का मापन करता है। वैसे तो हिस्पोमेट्रिक ऊंचाई और गहराई दोनों का अध्ययन करता है, ठीक है, मापन बताता है। लेकिन अगर वनली की विश्वमेट्रिक ऊंचाई पे देखा जाए, धरातली ऊंचाई का मापन करता है। मॉडर्न में, वर्तमान समय में, आधुनिक समय में क्या है, एक कई अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जैसे सी मार्क है, ग्लोरिया है। ठीक, इन सब के मापन होता है जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं गहराई का। ठीक है, अब आते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, इन सब का अध्ययन करते हैं। इसको समझने से पहले हम चीज़ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैंने ये जो ग्राफ बनाया है इसमें आप देखने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, ये आपका पूरा कॉन्टिनेंट है, मतलब महाद्वीप है, और ये आपका बेसिन है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ये आपका बेसिन है। ठीक है, ओशियन बेसिन है। तो देखिए, मैंने पेड़ पौधे बनाया है, इधर पेड़ पौधे हैं, और ये तट है, कोस्ट एरिया है। ठीक है, और ऐसे ही आपकी गहराई में आप समुद्र के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें पाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले जो तट के पास जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीप होता है उसके तट के पास वाला जो ढाल रहता है उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। ठीक है, और यही शेल्फ जो कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय मग्न तट है, ये जहाँ खत्म होता है उसे हम शेल्फ ब्रेक कहते हैं। ठीक है, ये जो जिस बिंदु पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे हम शेल्फ ब्रेक कहते हैं। और एक चीज़ जानते रहिए, शेल्फ ब्रेक के बाद ही कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब महाद्वीपीय ढाल। हाँ, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल जहाँ शुरू होता है, वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रेक के बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप शुरू होता है। और इसका ढाल जो है एकदम तीव्र होता है, देख रहे हैं, एकदम खड़ा ढाल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज आता है, मतलब महाद्वीपीय उभार, जो कि इस चीज़ को जानते रहिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एबाइशियल प्लेन या डीप ओशन प्लेन के बीच में पाया जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल राइज, जब ये कॉन्टिनेंटल स्लोप एकदम लास्ट में आ जाता है और राइज उभार आता है तो वो जो है कॉन्टिनेंटल राइज होता है। और एकदम गहरा जो रहता है उसे एबाइशियल प्लेन कहते हैं, बीतली मैदान। ठीक, इसे एबाइशियल प्लेन या ओशनिक डीप ओशन प्लेन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और गहराई पे ये तो बीतली मैदान हो गया, बॉटम में नितल हो गया, उसके एकदम गहराई पे जाएंगे तो ओशनिक ट्रेंच, महाद्वीपीय गर्त, मतलब महासागरीय गर्त मिलेंगे, जैसे मेरियाना ट्रेंच हो गया, इन सब का गर्त मिलता है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक स्थलाकृति मिड ओशनिक रिज को दर्शाने की कोशिश किया। जब दो प्लेटें आपस में दूर जाती हैं तो बीच में मैग्मा राइज होता है, ऊपर की तरफ जाता है और न्यू क्रस्ट का निर्माण करता है, और एक पर्वत रेंजेस, सबमरीन माउंटेन रेंजेस का निर्माण करता है रिफ्ट वैली निर्माण मिड ओशनिक रिज में, और ये न्यू बेसाल्ट क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी जब ये द्वीप जो ज्वालामुखी द्वारा एकदम ऊपर आ जाते हैं तो आइसलैंड द्वीप का निर्माण होता है। और सी माउंट जो होते हैं, जो एबाइशियल प्लेन है आपका, ठीक है, इसी पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो पाई जाती हैं उसे सी माउंट कहते हैं। और ये जो पहाड़ियाँ का जो ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट हो जाता है, टॉप जो है वो फ्लैट हो जाता है, सिर जो है एकदम चपाट रहता है, तो इसे टेबल लैंड को गुयाट कहते हैं। ठीक है,
आइए अब हम एक एक करके सबको समझते हैं अच्छे से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। तो महाद्वीपों के किनारों पर उथले समुद्री भाग होते हैं, एकदम जो शैलो की एकदम उथरा हुआ भाग रहता है उसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का औसत गहराई जो है, डेप्थ जो है वह 100 फैदम माना गया है। 1 फैदम इक्वल टू होता है 6 फीट, और या फिर इसे कह सकते हैं 1.8 मीटर। इसलिए 100 फैदम को हम 180 मीटर भी कह सकते हैं, 600 फीट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसकी गहराई के बारे में, औसत गहराई के बारे में पता चला। इसका जो स्लोप रहता है वह 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच में रहता है, ठीक है। और जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होता है उस बिंदु को हम शेल्फ ब्रेक कहते हैं। आपको मैंने यहाँ बताया था ना, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ समाप्त होता है उसे शेल्फ ब्रेक कहते हैं। और शेल्फ ब्रेक के बाद जो है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टार्ट हो जाता है। इस पे आते हैं, अगर हम संपूर्ण महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का देखें, जितने भी महासागरीय नितल हैं जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप करके जो बने हुए हैं, उन सबका स्लेब एबाइशियल प्लेन सबका क्षेत्रफल का अगर आप देखें तो 8.6 भाग जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम एक एक ओशियन को बांट के देखें तो अटलांटिक ओशियन के पूर्व क्षेत्र में 13.3% भाग पर, पैसिफिक में 5.7% भाग पर और इंडियन ओशियन में 4.2% भाग पर। इस चीज़ को नोट करिएगा, महाद्वीपीय मग्न तट कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो सर्वाधिक विस्तार है वह अटलांटिक ओशियन पाया जाता है। आप देख रहे हैं 13.3% भाग पर पाया जा रहा है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की खासियत ये भी है कि विश्व के 20% जो खनिज संसाधन हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गए, गैस हो गए, अन्य ईटीसी टाइप के हो गए, ठीक है, उसमें देखिए जैविक संसाधन भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे मछली पकड़ना है, इसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 20% खनिज संसाधन कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकाले जाते हैं, इस चीज़ को जानते रहिएगा। और जहाँ तक भारत का जो तट होता है, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट नहीं है भारत का, पश्चिमी और पूर्वी तट, तो भारत का जो पश्चिमी मग्न तट है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अगर अंतर्गत देखें भारत का, तो भारत का जो पश्चिमी मग्न तट है पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। कितना चौड़ा है? पूर्वी तट की अपेक्षा 1/3 भाग अधिक चौड़ा है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए, ईस्टर्न कोस्ट जो है वह 50 किलोमीटर ब्रॉड चौड़ा है, वहीं वेस्टर्न कोस्ट जो है 150 किलोमीटर, 1/3, 50 × 3 150 हो जाएगा, 1/3 भाग आपका वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा है ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। इसलिए पश्चिमी मग्न तट पूर्वी मग्न तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। इस चीज़ को इससे भी याद रखिएगा कि यदि कोस्ट के पास पर्वत हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ सकरा होगा, और यदि नदी है तो कोस्ट पर तो शेल्फ जो है वह चौड़ा हो जाएगा। सकरा यहाँ पे हो जाएगा जब अगर पर्वत आ जाएंगे। आप इसे ऐसे समझिएगा, दिमाग में बैठाइए। आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखिए, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप एंडीज पर्वत को देखिए, तो एंडीज पर्वत का जो हिस्सा है, कहते हैं कि पश्चिमी हिस्सा, वहाँ पे जो कोस्ट है वह सकरा मिलेगा। वहीं आपका जो मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नहीं बल्कि ब्राज़ील की जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी को आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है, जहाँ पे नदी का मुहाना मिलेगा आपको, वहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ रहेगा वह ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। ये बात हुई इसकी। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न ढाल पे। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वह कॉन्टिनेंटल शेल्फ और डीप सी प्लेन के बीच पाया जाता है, और तीव्र ढाल स्लोप, स्टीप स्लोप वाले मंडल होते हैं ये। आप इसे ऐसे समझिएगा, इसमें ग्राफ में अच्छे समझ में आएगा आपको। पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, ठीक है, और फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये देख रहे हैं ना कॉन्टिनेंटल स्लोप, और ये है एबाइशियल प्लेन। तो शेल्फ और एबाइशियल प्लेन या कह सकते हैं, एबाइशियल प्लेन को डीप ओशियन प्लेन कह सकते हैं। तो शेल्फ एबाइशियल प्लेन के बीच में आपको आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप पाए जाते हैं, जो कि एकदम तीव्र खड़ा ढाल वाला होता है। अब अगर हम गहराई को देखें, डेप्थ, कॉन्टिनेंटल स्लोप की गहराई को देखें, तो ये 200 मीटर से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है, औसतन माना गया है। इसका जो स्लोप है वह 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में है। औसत इसका माना गया है 4 डिग्री। कॉन्टिनेंटल स्लोप का कभी पूछे तो औसत कितना है, तो 4 डिग्री है, ठीक है, स्लोप, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है ये समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो था वह समस्त संपूर्ण महासागरीय नितल के क्षेत्रफल का 8.6% भाग था, वैसे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप जो 8.5% भाग पर है। स्लोप कहने का अर्थ ये हुआ समस्त महासागरीय क्षेत्रफल, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, एबाइशियल प्लेन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेंचेस, इन सब का क्षेत्रफल अगर हम मिलाएं तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का क्षेत्रफल पूरे पूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5% भाग पर स्थित है। वहीं अगर हम एक एक महासागर को देखें, अटलांटिक ओशियन को अगर हम देख लें, फिर पैसिफिक को देख लें, फिर इंडियन ओशियन को देखें, उनका क्षेत्रफल अगर हम देखें कॉन्टिनेंटल स्लोप का, तो अटलांटिक ओशियन में 12.4% कॉन्टिनेंटल स्लोप पाया जाता है, जो फिर पैसिफिक में 7%, इंडियन ओशियन में आपका 6.5%। एक देखिए, एक
क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया था कि महाद्वीपीय तट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक ओशियन में है, क्योंकि 13.3% भाग पर। उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल स्लोप का भी सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, 12.4%, जो कि सबसे ज़्यादा है। पैसिफिक उससे कम है, इंडियन ओशियन उससे कम है। अब आते हैं सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन मैक्सिमम तो कॉन्टिनेंटल स्लोप में बनते हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है मुख्य रूप से ज़्यादा पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप में, इसलिए मैंने सबमरीन कैनियन को कॉन्टिनेंटल स्लोप में रखा है। तो सबमरीन कैनियन क्या होता है इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए, मैंने दर्शाने की कोशिश किया है। ये आपका महाद्वीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, एकदम ऊपर तट वाला हिस्सा, ठीक है, जब नीचे समुद्र के अंदर जा रहा है। और ये जो खड़ा ढाल है ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। इसी कॉन्टिनेंटल स्लोप में गहरी खाइयाँ होती हैं, सबमरीन कैनियन मतलब अंतरसागरीय कंदराएं होती हैं। ये जो सबमरीन कैनियन होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप पर साकरी गहरी, लॉन्ग मतलब लंबा, लॉन्ग नैरो मतलब और गहरी, डीप वेरी डीप मतलब बहुत गहरी वैली होती, घाटियाँ होती है, और ट्रेंचे गर्च टाइप के होते हैं। ठीक है, शेपर्ड इसके बारे में क्या कहते हैं सबमरीन कैनियन के बारे कि शेपर्ड के अनुसार ये कंदराएं जो हैं स्थल पर, जैसे आपका महाद्वीप है उस पर नदी द्वारा निर्मित युवावस्था की घाटियाँ नहीं होती, उसी के समान सबमरीन कैनियन होती हैं, परंतु इनकी गहराई जो है वह अधिक होती है। तो आप इस चीज़ को और अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है इसके बीच में जो खड्ड बनते जा रहे हैं, हाँ, अपरदन की वजह से, तो इसी को सबमरीन कैनियन कहते हैं। और यही अपरदन की वजह से जब ये निक्षेपण होता है एकदम तली पर जाकर, तो यहाँ पर फैन, ये कॉन्टिनेंटल राइज मैंने नहीं दर्शाया था, ये कॉन्टिनेंटल राइज, ये उभार, ये जो है ऐसे बनता है जो यहाँ पे फैन मतलब पंख का निर्माण हो जाता है। देखिए एल्यूवियल फैन नहीं निर्माण हो गया था कॉन्टिनेंटल में, एल्यूवियल फैन की तरह यहाँ पर भी फैन का निर्माण हो जाता है। जो डेब्रिस होते हैं, मलबा होता है, यहाँ आकर निक्षेपित हो जाता है, तो फैन पंख के आकार का निर्माण कर देता है। और यही जब कई पंख मिल जाते हैं तो राइज, कॉन्टिनेंटल राइज का निर्माण हो जाता है। आइए हम कॉन्टिनेंटल राइज को भी अच्छे समझ लेंगे अभी। ये देखिए कॉन्टिनेंटल राइज में मतलब होता है महासागरीय मग्न ढालों पर, मतलब ओशनिक स्लोप के आधार पर, मतलब बेस पे सागरीय निक्षेपों से निर्मित अंतरसागरीय पंखों के मिल जाने के, जो पंख मैंने फैन नहीं बताया था सबमरीन फैन, उनके मिल जाने से निर्मित होता है ये निक्षेप जनित ऊंचे भाग को हम कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। कॉन्टिनेंटल राइज का स्लोप जो है 0 डिग्री 6 डिग्री के बीच में होता है, और इसकी औसत चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर मानी गई है, और गहराई जो है 1.5 से 5 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 150 नहीं बल्कि 1.5 से 5 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यहाँ की ओशियनिक फ्लोर समुद्र तल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, डीप ओशियनिक प्लेन जो है वह शुरुआत हो जाता है। और डीप सी फैन जो मैंने बताया तो वही था ना कि कॉन्टिनेंटल स्लोप की बेस मतलब आधार पर सबमरीन कैनियन के अग्रभाग मुख पर पंख की आकृति फैन शेप डेब्रिस का जमा हो जाता है, इसी को डीप सी फैन कहते हैं। मैंने यहाँ बताया ना, ये देखिए आप, ये सबमरीन कैनियन है, एकदम गहराई पे जाकर, मतलब जब ये गड्ढा होता है यहाँ जाके मलबा निक्षेप हो जाता है, फैन के निक्षेप करके मलबा निक्षेप कर देता है, इसी को हम आपका फैन कहते हैं, डीप सी फैन। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस मतलब आधार पर जाकर सबमरीन कैनियन के अग्रभाग मुख पर पंख की आकृति शेप डेब्रिस निर्माण हो जाता है। और एक होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जानते रहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप और राइज तीनों को मिलाकर, मैंने बताया ना शेल्फ, स्लोप और राइज को, इन तीनों को मिलाकर आप ऐसे समझिएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर ये स्लोप और फिर राइज, इन तीनों हिस्से को मिलाकर आपको ये जो किनारे वाला हिस्सा रहता है उसी को हम मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन एक्टिव तब कही जाएगी, एक्टिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन तब होंगी जब एक्टिविटी है टेक्टोनिक वह सक्रिय रहे, एक्टिव रहे, जैसे फोल्ड फाल्डिंग की स्थिति होती बनती रहे। और पैसिव तब कही जाएगी जब कोई खास विवर्तनिक क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। मैंने जो सबमरीन कैनियन पढ़ा था अभी पीछे मैंने दिखा, उस सबमरीन कैनियन से रिलेटेड कुछ थ्योरी भी आई हैं। देखिए डिस्ट्रॉपिक थ्योरी थी, वो एंड्रे और लॉर्सन रोजे इन्होंने दिया था। एरियल इरोजन थ्योरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शेपर्ड ने और डाना ने, हॉल ने भी इसको माना था। शेपर्ड ने दिया था, डाना ने भी दिया था, हॉल ने भी इसे माना था। सबमरीन डेंसिटी करंट थ्योरी है, शैलिक ने, फ्लोरेल ने और हॉलीमैन ने दिया था। और टर्बिटी करंट थ्योरी कई बार पूछा, डेली ने दिया था, विलियम डेविस में इसका सपोर्ट किया था, रेदर ने और टी स्मिथ ने, इसी कई लोग ने भी इसको दिए थे। तो सबमरीन कैनियन के ओरिजिन मतलब उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत है, डिस्ट्रॉपिक थ्योरी, सबेरियल थ्योरी, ये कौन कौन से लोग दिए हैं? देखिए सबेरियल थ्योरी शेपर्ड ने दिया था, टर्बिटी करंट थ्योरी डेली का था। ठीक, इन सबको जानना सही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप के बाद हम डीप सी प्लेन तीसरा देखते हैं। ठीक है, जिसे गहरे सागरीय मैदान कहते हैं या फिर एबाइशियल प्लेन से कहते हैं, नीतल मैदान। ठीक है, सागरीय नीतल ओशनिक बॉटम पर अत्यधिक गहराई में विस्तृत सपाट सतह वाले मैदान है ये। अब देखिए यहाँ पे आप हमें ये एबाइशियल प्लेन, यही डीप सी प्लेन है। ठीक है,
देखिए आप देख सकते हैं एकदम गहरा, जब एकदम नज़दीक पहुंच जाते हैं हम गहराई में, ये पूरा हिस्सा डीप सी प्लेन का है, ठीक है। बॉटम वाला हिस्सा डीप सी प्लेन, गहराई एकदम एकदम गहरे वाले हिस्से को। इसकी देखिए गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में है, और इसका स्लोप जो है वो बहुत ही कम, अब एक मिनट हम आपको दिखा रहे हैं। डीप सी प्लेन, इसका स्लोप जो है बहुत ही अत्यधिक मंद ढाल होता है इसका। आप देख सकते हैं 0.5 डिग्री माना गया है, ठीक है, मतलब 1 डिग्री से कम ही रहता है इसका औसत ढाल। और इसकी जो गहराई है 3000 मीटर के बीच में बताया। औसत इसका हम देखें तो 4 किलोमीटर माना जाता है, मतलब यहाँ से लेकर अगर हम ये देखिए इस सी प्लेन लेवल से लेकर एकदम बॉटम तक अगर हम देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका जो औसत है वह 4 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम इसका स्लोप ग्रेडियंट देखें, मतलब ढाल प्रवणता देखें, तो 1:100 का माना गया है, ठीक है, औसतन। अब आते हैं ये कुल महासागर के, जैसे मैंने बताया ना कि शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप में कुल महासागर कितना क्षेत्रफल है, वैसे ही ये कुल महासागर के क्षेत्रफल के आपके 75.9%, जो कि सबसे बड़ा सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। आपको ऐसे ना समझना, फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए आप, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका संपूर्ण महासागरीय नितल के 8.6% भाग पर था, वहीं स्लोप जो था वह 8.5% भाग पर था। लेकिन जो डीप सी प्लेन है वह जो है ना 75.9% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब इसका जो क्षेत्रफल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए पूरा डीप सी प्लेन का क्षेत्रफल जो है बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। और शेल्फ तो इतने में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर गहरा जो इसका समुद्र है वह खूब ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका डीप सी प्लेन, मतलब एबाइकल प्लेन का हिस्सा पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार। और पैसिफिक ओशियन में अगर हम एक ओशियन वाइज बांटे इसे हम, तो पैसिफिक ओशियन में 18.3% और इंडियन ओशियन में 80.1% और अटलांटिक में 54.9% के आसपास ये मिलता है। और पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार पाया जाता है। जैसे अटलांटिक ओशियन में आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे ज़्यादा विस्तार था, देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सर्वाधिक विस्तार अटलांटिक ओशियन पे था 13.3, और उसके बाद पैसिफिक पे सबसे कम था, उससे कम था। कॉन्टिनेंटल स्लोप में भी अटलांटिक का सबसे ज़्यादा था, अटलांटिक 12.4, पैसिफिक पे 7 आ गया था। लेकिन डीप सी प्लेन जो है सबसे ज़्यादा आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा 18.3%, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। अब अगर हम आगे बढ़ें, इस चीज़ को और जानते रहिएगा। जो डीप सी प्लेन है, एबाइकल प्लेन है, जो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच, मतलब लेटीट्यूड के बीच इसका विस्तार जो है वह सर्वाधिक पाया जाता है। 20 डिग्री नॉर्थ और से लेकर 60 डिग्री साउथ की अक्षांशों के बीच सर्वाधिक इसका विस्तार आपको मिलेगा। और 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांशों के बीच इनका अभाव देखा जाता है, ठीक है। और इन्हीं डीप सी प्लेन में ही आपको मिड ओशनिक रिज मिलेंगे, फिर उसके बाद आपका आइसलैंड मिलेगा, एबाइकल हिल, सी माउंट मिलेंगे, गुयार टाइप के मिलेंगे इन्हीं एबाइकल प्लेन में ही। इन असलाकृतियों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, आइए। तो इसी में मैंने इसलिए डीप सी प्लेन के अंतर्गत ही एबाइकल प्लेन को रखा है। जैसे अंतरसागरीय पहाड़ियाँ, ठीक है। अंतरसागरीय पहाड़ियाँ क्या है? महासागरीय गहरे मैदानों पर ज्वालामुखी जो वैल्कोनिक एक्टिविटीज होती है उसके द्वारा जो निर्मित असलाकृतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ, उन्हीं को एबाइकल हिल्स कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी पहाड़ियाँ ये हो गई, ज्वालामुखी द्वीप हो गए, आइसलैंड जो निर्माण हो जाते हैं समुद्रों में, ठीक है। सी माउंट हो गया, सागरीय टीले हो गए, चपटे शिखर वाले सपाट शीर्ष सपाट मतलब फ्लैट टॉप वाले टेबल माउंट गुयाट हो गए, ठीक है। इसे हम अच्छे से अभी आपको समझा देते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया, एक मिनट, जब ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, ये देखिए मिड ओशनिक रिज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। मिड ओशनिक रिज को भी समझा देते हैं आपको। जब दो प्लेटें बाहर जाती हैं तो बीच के मैग्मा निकलता है तो रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा आइसलैंड का निर्माण हो जाना। सी माउंट मतलब ही एबाइकल प्लेन में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी, तो सी माउंट हो गई। और जिसका फ्लैट गुयाट हो जाएगा वो टेबल गुयाट कहलाएगा। जिसका फ्लैट जो टॉप जो रहेगा वह टेबल लैंड हो जाएगा, उसकी गुयाट कहते हैं। आइए ट्रेंचेस, ओशियन ट्रेंचेस को समझते हैं। मैंने अभी क्या समझा? मैंने कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझा, कॉन्टिनेंटल स्लोप समझा, अब आपका ओशियन ट्रेंच समझेंगे। देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ समझा, फिर स्लोप समझा, फिर एबाइकल प्लेन समझा, ठीक है, जिसे डीप ओशियन प्लेन कहते हैं। फिर ट्रेंच, ओशियन ट्रेंच समझेंगे, ठीक है। ट्रेंच जो गर्त होता है एकदम खाई, एकदम गहराई में, ठीक है, तो इसे डीप या ट्रेंचेस दोनों कह सकते हैं। तो महासागरीय नितल पर निर्मित अत्यधिक गहरे तथा लंबे खंड जो होते हैं, अत्यधिक एकदम बहुत ज़्यादा गहरे और लंबे खंड को हम ट्रेंचेस कहते हैं, महासागरीय गर्त कहते हैं। ये कुल महासागर के क्षेत्रफल का 7% भाग पर ही पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम ओशियन बाय जिसे बांटते हैं तो पैसिफिक ओशियन में 32 ट्रेंचेस मिलेंगी आपको, अटलांटिक ओशियन में 19 ट्रेंचेस और इंडियन ओशियन में 6 ट्रेंचेस आपको मिलेंगी। इनकी खोज की गई है। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त अगर हम देखें तो मेरियाना या चैलेंजर ट्रेंच कहा जाता है, जो कि 11,022 मीटर है।
अब आते हैं मिड ओशनिक रिज, मध्य महासागरीय कटक। क्या मान्यता है, महासागरों के मध्य में लंबाई में विस्तृत ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट से बने कटक को मिड ओशनिक रिज कहते हैं। देखिए महासागरों के मध्य में, ये सामान्यतः महासागरों के मध्य में पाया जाता है। अटलांटिक में आपको मिड ओशनिक रिज मिलेगा जो एक्स आकार का है। पैसिफिक पे नया मध्य में तो नहीं पाया जाता है मुख्यतः, और आपके इंडियन में मध्य मिल जाएगा और आपके उसमें भी मिल जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे बॉटम रिलीफ में तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये ग्लोब की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मिड ओशनिक रिज जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला होती है, वह इंडीज पर्वत की भी लंबी है, ठीक है। इसकी लंबाई जो 60,000 से लेकर 65,000 किलोमीटर तक कंटिन्यूअस मिलती है। इसीलिए इसे कहते हैं ना, ये जो श्रृंखलाएं होती हैं वह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं मानी गई हैं मिड ओशनिक रिज की, ठीक है। ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं और ये बेसाल्ट का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रमुख हमने ट्रेंचेस और उनके लोकेशन और उसकी डेप्थ के बारे में लिखा है। देखिए चैलेंजर सबसे विश्व का सबसे, ये गहराई के आधार पे है। तो सबसे पहले पैसिफिक ओशियन में चैलेंजर है, फिर टोंगा है आपका देख रहे हैं, फिर गालबर्ट फिलिपाइन है, फिर क्यूराइल कमचटका है, फिर करमेडेक है, फिर प्यूर्टो रिको जो कि अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा आपका ट्रेंच है अटलांटिक ओशियन में, तो ये आपका 8,605 है। फिर उसके बाद आपका इंडियन ओशियन में डिमांटिया फ्रैक्चर जोन है, फिर अटलांटिक ओशियन में रोमांसे मिलता है, ठीक। कैनियन थ्रो है, ये जो कैरिबियन सी में है। एल्यूशियन ट्रेंच है, जावा ट्रेंच है। जावा और कुंडा जो है इंडियन ओशियन का है, ठीक है। ईस्टर्न इंडियन ओशियन में आपका कुंडा मिलेगा, यही सब है। अब जो है हम एक तरफ ओशियन लिखे हैं, उसकी गहराई लिखे हैं, उसका परसेंटेज पूरे पृथ्वी पर उसका कितना % हिस्सा है उसको हम लिखे हैं अर्थ सरफेस में, और कितना ओशियन सरफेस की तुलना में कितना % उसका आता है। तो आप समझिएगा पैसिफिक ओशियन जो प्रशांत महासागर है उसका एवरेज डेप्थ जो है 4,000 के करीब है माना गया। औसतन एवरेज लिया गया ना, औसतन 4,000 है। और इसका जो परसेंटेज है होल अर्थ सरफेस मतलब टोटल अर्थ सरफेस पे अगर हम देखें तो 35.3%, मतलब 1/3 भाग 33 भी माना जाता है औसतन, ठीक है। 1/3 भाग पर पैसिफिक ओशियन जो कि सबसे ज़्यादा आपका हिस्सा है। ये पैसिफिक ओशियन जानते रहिएगा, ये गोंडवाना लैंड में जो आपका पैंथलाखा नहीं था, गोंडवाना नहीं बल्कि जो पैंथलाखा वाला हिस्सा था उसका एक हिस्सा है पैसिफिक ओशियन। तो इसका जो अगर हम ओशियन सरफेस हिस्सा दें पूरे ओशियन में, अटलांटिक को पैसिफिक से पूरे ओशियन को मिलाकर हम देखें तो 50% सीधा इसका हिस्सा पाया जाता है पैसिफिक ओशियन में, आधा हिस्सा, ठीक है। उसी प्रकार के अटलांटिक का हिस्सा है, फिर आपका परसेंटेज है यही करके इंडियन ओशियन फिर आर्टिक ओशियन करके आपका दिया गया है। अब आते हैं बॉटम रिलीफ ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन भी कहते हैं। मैंने आर्कटिक ओशियन की भी दर्शाया है। तो अटलांटिक ओशियन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अटलांटिक ओशियन को दिमाग में रखिएगा, ये आपका जो दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और फिर उधर अफ्रीका और यूरोप के बीच का हिस्सा है, जिसमें मिड ओशनिक रिज पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो वाला हिस्सा है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन जो है इसका शेप जो है यक्ष आकार का है, यक्ष लेटर जो अंग्रेजी का यक्ष लेटर नहीं है उस शेप के आकार का है। और यह जो है 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सर्वाधिक चौड़ा हो जाता है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये जो अटलांटिक ओशियन है सबसे व्यस्तम महासागर माना जाता है। पूछा जाएगा कि अटलांटिक ओशियन क्यों सबसे व्यस्तम महासागर है, तो दो कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज हैं, एक यूरोप के जो कंट्रीज हैं और एक तरफ आपके अमेरिका के कंट्री, तो इन वजह से ये है सबसे व्यस्तम महासागर माना गया है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन इसका प्रसार जो है, स्प्रेडिंग जो फैलना है उसकी दर जो है 4 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से वो फैल रही है इस समय, ठीक है, औसतन माना गया है। आगे आते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ पाई जा रही हैं, जैसे मिड देखिए हम सभी बॉटम रिलीफ फीचर में हम सब में मिड अटलांटिक रिज को पढ़ेंगे, फिर ट्रेंचेस को पढ़ेंगे और उसमें पाई जाने वाली आइसलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मिड अटलांटिक रिज जी। तो इस मिड अटलांटिक रिज जिसे मिड ओशनिक रिज भी कहा जाता है कि सर्वप्रथम खोज जो है चैलेंजर अभियान के तहत 1872 में हुआ था। ये चैलेंजर अभियान क्या है इस चीज़ को भी जानते रहेगा। ये एक जहाज था, ठीक है, शिप था। ये कौन सा शिप था? ये रिसर्च शिप था। इसमें रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक बैठे हुए थे और चल दिए थे खोज करने। तो बीच में इनको रिजेक्ट कटक मिलने गई, तो ये कटक सोचे कि ये सी माउंट होंगे या कुछ ऐसे होंगे, लेकिन ये सी माउंट नहीं थे, ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं इसी चैलेंजर अभियान से रिलेटेड। मिड अटलांटिक रिज में नॉर्थ में आइसलैंड है
ये मिडटरैनियन रीच कहाँ से कहाँ तक फैला है इसे समझिएगा। नॉर्थ में आइसलैंड के दक्षिण में बोएट द्वीप तक 14,450 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। ये जो श्रृंखला है यह आकार की, उत्तर में जो है आपका आइसलैंड, जो महाद्वीप आइसलैंड देख रहे हैं ना, वहाँ से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक 14,450 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। और भूमध्य रेखा पर जो 7,700 मीटर के गहरा रोमांच गर्त है अटलांटिक ओशियन का रोमांच गर्त, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। इस चीज़ को जानते रहिएगा, रोमांच गर्त जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। और यही रोमांच गर्त जो है दो भागों में इसे बांटता है। नॉर्थ में जो है उत्तर की तरफ जो है डॉल्फिन राइज पाया जाता है। पूछता है डॉल्फिन राइज अटलांटिक महासागर के किस तरफ है, तो उत्तर की तरफ है, ठीक है। नॉर्थ में डॉल्फिन राइज और साउथ में जो है चैलेंजर राइज पाया जाता है, ठीक है। डॉल्फिन उभार और चैलेंजर उभार आपका पाया जाता है दक्षिण में, ठीक है। नॉर्थ में डॉल्फिन उभार। आगे बढ़ते हैं। आइसलैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में विवियल थॉमस रिज पाया जाता है। कटक के बारे में अध्ययन को किया जा रहा है, ठीक है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में टेलीग्राफिक प्लेट्यू पाया जाता है। इसी टेलीग्राफिक प्लेटी जो है चैलेंजर अभियान के समय ये खोजा गया था, ठीक है। और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर न्यू फाउंडलैंड राइज पाया जाता है। इक्वेटर पर सिएरा लियोन राइज पाया जाता है उत्तर पूर्वी, पैरा राइज उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वाल्विश रिज पाया जाता है। रियो ग्रांडे रिज पाया जाता है दक्षिण अमेरिका की ओर। और आइसलैंड ओजोस का पिको आइसलैंड द्वीप इज हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च है सी लेवल के 800 फीट ऊपर, ठीक है। आइसलैंड अब हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने रिज पढ़ा। तो एजोर्स जो द्वीप है उसका जो पिको आइसलैंड है, पिको आइसलैंड, वो सबसे ऊंचा उसका सर्वोच्च चोटी पाया जाता है सी लेवल के, जो कि 8,000 फीट ऊपर है, ठीक है। ब्रिटिश द्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये नोट करिएगा। ब्रिटिश द्वीप जो है, ब्रिटिश महाद्वीप और न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये दोनों द्वीप जो हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित हैं, जो महाद्वीपीय तट नहीं है उस पर स्थित हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, और ये कॉन्टिनेंटल आइसलैंड महाद्वीपीय द्वीप कहलाते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित हैं, ब्रिटिश द्वीप और न्यू फाउंडलैंड दोनों द्वीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित हैं, लेकिन इन्हें कॉन्टिनेंटल आइसलैंड कहा जाता है, ठीक है। अन्य द्वीप अगर हम देखें, जैसे कैरिबियन द्वीप समूह है, अन्य ऐसे भी द्वीप हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण। अब आते हैं ट्रेंचेस पे। तो प्यूर्टो रिको ट्रेंच जो कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है। इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द अटलांटिक ओशियन 8,600 मीटर। अब आते हैं अटलांटिक ओशियन भूमध्य सागर मेडिटेरियन से जिब्राल्टर संधि से जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को जानते हैं, जो अटलांटिक ओशियन है वह भूमध्य सागर जो मेडिटेरियन सी है उसके किसके माध्यम जुड़ा है, तो जिब्राल्टर संधि द्वारा आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं पैसिफिक ओशियन। आपने अटलांटिक ओशियन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब पैसिफिक ओशियन के बारे में बॉटम रिलीफ फीचर के बारे में पढ़ते हैं। तो पैसिफिक ओशियन जो है ट्रेंगुलर शेप है, इस चीज़ को जानते रहेगा। अटलांटिक ओशियन क्या था, एस शेप का था ये वाला, और आपका जो ये पैसिफिक ओशियन है वह ट्रेंगुलर शेप का, त्रिभुजाकार, ठीक है। पैसिफिक ओशियन मैंने बताया ना, पैंथालाखा का बचा हुआ हिस्सा है, थोड़ा सा छोटा हिस्सा, और ये विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर है। ये एकदम डीपेस्ट ओशियन कहा जाता है पैसिफिक ओशियन। और इसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आइसलैंड पाए जाते हैं, मैक्सिमम आइसलैंड इसमें पाए जाते हैं, 2000 से भी अधिक, 2000 प्लस आपके आइसलैंड इसमें मिल जाएंगे। इस आइसलैंड के समूह जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, जिसे आर्किपियोलॉजी कहते हैं, जैसे मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। ये जो आइसलैंड के ग्रुप समूह जो है पैसिफिक ओशियन पाए जाते हैं। और इस चीज़ को जानते हैं कि मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशियन और ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह को मिलाकर, ग्रुप ऑफ आइसलैंड को मिलाकर ओशिनिया कहा जाता है, ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप। आगे बढ़ते हैं पैसिफिक ओशियन में। तो यह उत्तर में बेरिंग जल डब्ल्यू, बेरिंग स्ट्रेट से अंटार्कटिका में आंद्रे अंतरीप केप आंद्रे तक लगभग 14,880 किलोमीटर लंबा है। मतलब जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन को दिमाग में रखिए, तो पैसिफिक ओशियन के एकदम उत्तर में बेरिंग जल डब्ल्यू, जो बेरिंग जल डब्ल्यू वही है जहाँ पे, अब हम आपको कुछ अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। ये बेरिंग स्ट्रेट है, देखिए पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। और ये एक चीज़ को जानते रहेगा, अटलांटिक ओशियन में आपको रिज बीच में मिल जाएंगे एक प्रकार का, लेकिन पैसिफिक ओशियन में रिज जो देख रहे हैं बीच में नहीं है, किनारों पर है, देख रहे हैं ना इसलिए बीच में ये इसका जो मिड रिच पाया जाता है, वो कटक जो है बीच में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बेरिंग जल डब्ल्यू है, जो कि देखिए अमेरिका का अलास्का जो है, अलास्का और रूस का क्षेत्र फल के बीच में बेरिंग जल डब्ल्यू है, जो कि आपका आर्कटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, आर्कटिक महासागर और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, ठीक है। तो बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य से लेकर अंटार्कटिका के अंतरीप तक आपका मिलता है। इसको हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे, यह उत्तर नॉर्थ में बेरिंग जल डमरू से लेकर अंटार्कटिका के आंद्रे अंतरीप केप आंद्रे तक लगभग 14,880 किलोमीटर लंबा है। वहाँ से लेकर चलते चलते यहाँ 14,880 किलोमीटर लंबा है, जिसकी चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व 16,000 किलोमीटर है।
ये इतना लंबा होने की वजह कि मिड ओशनिक रिज को ही सबसे लंबी श्रृंखला कही जाती है। ठीक है, अब ये जो रिजेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो देखिए पैसिफिक ओशियन के मध्य भाग में कटक नहीं पाया जाता, मैंने बताया ना, सेंट्रल पार्ट में आपको रिजेक्ट नहीं मिलेंगी। ठीक है, सेंट्रल रिजेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। और पूर्वी प्रशांत पर अल्पाट्राक्स पठार है। ठीक, ईस्टर्न आइसलैंड राइज है, हवाईयन राइज है, नाचका है, लॉर्ड है, नॉर्थफुलोलैंड है, रेडविक है, न्यू गुयाना राइज है और कोरिलान सोलोमन राइज है। इन सब का आप मैप पे देखेंगे तो सब क्लियर होता है कहाँ कहाँ पे रिजेक्ट पाई जा रही हैं पैसिफिक ओशियन की। ट्रेंचेस की अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन में सर्वाधिक संख्या में गर्त जो है 32 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्त मतलब 32 जो है पैसिफिक ओशियन में ही पाया जाता है। और मेरियाना जो है सबसे गहरा गर्त है। मैंने बताया था ना कि पैसिफिक ओशियन में 32 ट्रेंचेस हैं, अटलांटिक ओशियन में आपका 19 ट्रेंचेस है और इंडियन ओशियन में 6 ट्रेंचेस है। तो सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है जो खड्ड है। ठीक है, तो ये आपका जो है सर्वाधिक संख्या में जो गर्त है वो पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है 32। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच जो है सबसे गहरा जो कि 20 का भी है। अब आते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन एम शेप का है। इसे जो आप देख सकते हैं इस कटक में ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच वाला इसे देखिए, इसमें भी बीच वाले में आप मिड ओशनिक रिज मिलेगा आपको, लेकिन पैसिफिक में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आइए इंडियन ओशियन के बारे में समझते हैं। तो ये एम शेप का है और चारों ओर से गोंडवाना से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो गोंडवाना लैंड नहीं था उससे घिरा हुआ क्षेत्र एक सॉलिड क्षेत्र बन गया था, इसीलिए ये चारों ओर से घिरा हुआ गोंडवाना लैंड से। इसके जो मिड ओशनिक रिज है मध्यवर्ती कटक है, क्रमशः नॉर्थ की अगर हम देखें तो चागोक रिज, चकोट्रा चागोक राइज, कैशिल रिज, चागोक सेंट पाउल रिज और एक 90 ईस्ट रिज पाया जाता है। ठीक, ये ऑलमोस्ट उत्तर से दक्षिण पैरेलल 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल अप टू 40 डिग्री साउथ के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और ये 90 ईस्ट रिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो देशांतरी रेखा नहीं है 90 डिग्री वाला, उसके पैरेलल पाया जाता है। ठीक है, एम्स्टर्डम टी पाउल रिज पे ये खत्म हो जाता है 90 ईस्ट रिज वाला, और फिर मालागास्कर मेडागास्कर जिसे रिज कहा जाता है। ये चीज़ जानते रहिएगा, जो मेडागास्कर आइसलैंड है वो सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, इंडियन ओशियन का। और श्रीलंका फिर उसके बाद आता है, फिर चकोत्रा आता है, फिर अन्य भी हैं, जावा भी है। लेकिन मेडागास्कर द्वीप जो है वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित है। देखिए ब्रिटिश आइसलैंड नहीं था, ब्रिटिश और न्यूफाउंडलैंड वह शेल्फ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित था, लेकिन उसके महाद्वीपी तट के नाम पे आइसलैंड के महाद्वीपी द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से मेडागास्कर जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित है। किसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर? अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मेडागास्कर स्थित है। ठीक है, तो ये बातें हुई। अगर हम इंडियन ओशियन की ट्रेंचेस की बात करें, जावा द्वीप के सारे स्थित खुंडा गर्त जो कि 7450 मीटर पाया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस यही है। फिर आते हैं आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन गोल आकृति का है। ठीक है, जो ध्रुवों पर पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पे पाया गया है, तो गोल आकृति का आपको दिख ही रहा होगा। उत्तरी ध्रुव इसके केंद्र में अवस्थित है, जान ही रहे हैं। और इसकी खोज जो है नानसेन और फ्रेडरिक ने 1863 में किया था, और उत्तरी ध्रुव तक जाकर इसकी खोज की थी। ठीक है, जो इसकी खोज की थी नानसेन और फ्रेडरिक, वो उत्तरी ध्रुव तक जाकर किए थे। ठीक है, फ्रेडरिक नानसेन है 1893 में। इसमें मिड ओशनिक रिज पाए जाते हैं। और लोमोनोसो कटक की खोज जो है रूस ने की थी 1848-49 के बीच में। ठीक है, मिड ओशनिक रिज के लोमोनोसो कटक है, उसकी खोज रूस ने की थी 1848-49 में, 1948 में। ठीक है, और आइसलैंड जो है वनोवा विक्टोरिया, ये कभी कभी पूछता है कि विक्टोरिया आइसलैंड किस महासागर में पाया जाता है, तो आप अटलांटिक मत मारिएगा, वो आर्कटिक ओशियन पाया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप जो है वह भी आर्कटिक ओशियन में पाया जाता है। ठीक है, तो विक्टोरिया द्वीप, नोया द्वीप और क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, ये सभी द्वीप जो हैं वह आर्कटिक में पाए जाते हैं, और अन्य भी बहुत सारे हैं। आइए एक बार हम एक तरफ से अटलांटिक ओशियन को देख लेते हैं। तो ये अटलांटिक ओशियन देख रहे हैं ना, यह आकार का, ये देखिए यह आकार का अटलांटिक ओशियन है। तो इसके बीच में जो था कौन सा गर्त था, मैंने बताया था ना, रोमांस गर्त जो था वह भूमध्य रेखा के बीच में रोमांस गर्त जो था वह ऊपर उत्तर की तरफ डॉल्फिन राइज और दक्षिण की तरफ जो है आपका चैलेंजर राइज को बांटता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टेलीग्राफिक प्लेट्यू है एकदम ऊपर पे, टेलीग्राफिक प्लेट्यू जो चैलेंजर अभियान की तरफ खोजा गया था। ये देखिए वेविल राइज है, फिर उसके बाद आपका देखिए वाल्वियाक राइज है। तो ये देखिए केप वर्डे द्वीप आइसलैंड यहाँ पाया जाता है। यही सब है इसमें। ये आपका अटलांटिक का हो गया। अब आते हैं आपके पैसिफिक पे। ठीक है, तो पैसिफिक में मैंने बताया ना, ये देखिए बीच में ओशनिक रिज नहीं पाए जाते। देखिए यहाँ पे बेरिंग जल डमरू से लेकर केप आंडे तक अंटार्कटिका केप आंडे तक ये कटक है, देख रहे हैं ना, कटक राइज है। यहाँ पे चिली राइज पाया जाता है।
फिर बीच में हवाई द्वीप है, टोंगा ट्रेंच है, देखिए मेरियाना ट्रेंच इस तरफ है, जापान की तरफ, फिलिपाइन की तरफ, फिलिपाइन ट्रेन है, जापान ट्रेंच है, क्यूराइल ट्रेंच है। इन सब चीज़ों को आप समझते रहिएगा। एल्यूशियन ट्रेंच देखिए ना ऊपर है, ठीक है, जॉन डी फूका रिज है, कटक है, ये आपका ये हो गया। अब इस चीज़ की भी जानते रहे, मेरियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा 11,022 फीट, टोंगा आता है, फिर क्यूराइल आता है। ये आपका इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन में एम शेप का मैंने बताया था ना, एक शेप का कॉन्टिनेंट, एक शेप का अटलांटिक ओशियन हो गया, फिर आपका त्रिभुजा का ट्रेंगुलर शेप का आपका पैसिफिक ओशियन हो गया, फिर आपके एम शेप का जो है आपका इंडियन ओशियन आ जाएगा। इंडियन ओशियन को आप देखिए, इसमें रीजेस कभी कभी क्रम से पूछ लेते हैं, तो देखिए जो ये वाला रीज है, ये वाला बी वाला जो आपको दिख रहा है, ये बी वाला रीज जो है इसे चागोश कटक कहते हैं। देखिए बी वाला चागोश कटक कहते हैं, ए वालों को खकोत्रा चागोश कटक कहते हैं। देखिए एक क्रम क्या है, बी चागोश कटक, फिर एक खकोत्रा चागोश कटक, फिर आपका सी आता है, सी जो है सी कौन सा था, शेलिश कटक, फिर डी आता है, डी आपका कौन था, चागोश सेंट पालिश कटक। और इसके बाद जो है 90 डिग्री ये जो गया है 90 डिग्री वाला, ये अक्षांश जो है 90 डिग्री वाला, इसी पे आपको 90 डिग्री रिज मिलता है। 90 डिग्री रिज जो है कटक जो है 90 डिग्री के पैरेलल, लेटीट्यूड के पैरेलल है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड अच्छा नहीं, बल्कि देशांतर रेखा के पैरेलल है लॉन्गिट्यूड के 90 डिग्री। ये आपका सेंट चौकी करने के बाद एमस्टैंडर सेंट पाल तक, कटक तक ये 90 डिग्री पहुंचता है, फिर वो कटक पे जाकर रुक जाता है, फिर आपका अंटार्कटिका, ये कारगुल काकबर्ग आता है, फिर मेडागास्कर कटक। देखिए मेडागास्कर जानते रहेगा, सबसे बड़ा महाद्वीप है इंडियन ओशियन का, और ये कॉन्टिनेंटल अफ्रीका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक फैला हुआ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर स्थित ये द्वीप है, ठीक है। देखिए मेडागास्कर को मालागाशी कटक भी कहा जाता है। फिर उसके बाद कालगुल, ये सब कटक हैं, कहानी ख़त्म है। और अगर हम देखें तो ये देखिए, ये आपका आर्कटिक महासागर हो गया। आर्कटिक महासागर बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ा है, देखिए बेरिंग सी है ना, उस तरफ आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये अलास्का है, ये रूस है, ये रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा एशिया का, बेरिंग स्ट्रेट से जुड़ता है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से। और ये बीच वाला देख रहे हैं ना, गोल आकृति का है, पूरा गोल का आकृति, ये उत्तरी ध्रुव तक है, ठीक है। इसमें लेमनो रीच, माकारोवा रीच, ये सब रीच कटक पाए जाते हैं, ठीक है। लेमनो रीच की खोज जो थी मैंने अभी बताया ना, रूस ने की थी, जो कि एकदम उत्तरी ध्रुव पर है, देखो बिंदु देख रहे हैं एकदम ध्रुव पर है। लेमनो रीच की खोज और माकारोवा की खोज ये रूस ने की थी, ठीक है। यही सब बातें हैं। ये देखिए लेमनो कटक की खोज रूस ने 1948 में की थी, ठीक है। अब हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आपका।